हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारी एनक्लेक्स एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी एनक्लेक्स जो बुक है, ठीक है, जो आपने बहुत ही कॉमनली सुनी है नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए भी, अदर सारे एग्ज़ाम के लिए भी, कि अगर आपकी एनक्लेक्स से थ्योरी कंप्लीट है तो आपके जो जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम डेली बेसिस पे क्या करेंगे, एनक्लेक्स के अंदर जो एमसीक्यूज हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, कि कैसे उसको, क्या उस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या उसके ऑप्शंस में बताया है, ठीक है, और उसका क्या आंसर हो सकता है। समझ गए आप लोग? तो डेली बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे इस सीरीज के अंदर, जितना भी हमसे हो पाएगा एक लिमिटेड टाइम के अंदर। ठीक है, तो आप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डेली हम एनक्लेक्स एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट हम डिस्कस करना शुरू करेंगे हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, और हमारा टॉपिक जो फर्स्ट है वो है रहेगा हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखते जाइए। जो एनक्लेक्स के अंदर आपके जो एमसीक्यूज होते हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, द नर्स इज केयरिंग। कोई भी एक नर्स है जो क्या कर रही है, केयर कर रही है फॉर ए क्लाइंट, एक क्लाइंट की, विद हार्ट फेलियर। उस क्लाइंट के अंदर उसकी जो मेन प्रॉब्लम है कि उस क्लाइंट का हार्ट फेल हो चुका है, हार्ट फेलियर है उसको। ऑन असेसमेंट, नर्स उसका असेसमेंट करती है। ठीक है, क्या करती है, नर्स उसका असेसमेंट करती है और नर्स नोट करती है असेसमेंट में दैट द क्लाइंट इज डिस्निक एंड क्रैकल्स, की पेशेंट को जो है ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी है, और जो ब्रीदिंग की साउंड्स हैं उसके अंदर उसको कौन सी साउंड सुनाई दे रही है, क्रैकल्स साउंड सुनाई दे रही हैं। ठीक है, कैसे, जब वो ऑडिबल, उसको कब ऑडिबल होती है, जब वो पेशेंट का क्या करती है, ऑस्कल्टेशन करती है। देखो, इसमें हमारी कुछ टर्म्स आई हैं। फर्स्ट वन हमारा है डिस्निया। फर्स्ट हमारी कौन सी टर्म आपको देखने को मिली है, डिस्निया। ठीक है, डिस्निया का क्या मतलब होता है कि जो आपके पेशेंट के अंदर किस चीज़ की डिफिकल्टी है, ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी है। ठीक है, सेकंड हमारी जो टर्म आई है वो थी हमारे पास क्रैकल्स। ठीक है, क्रैकल्स का क्या मतलब है, देखो, जब भी आप पेशेंट की किसी भी ब्रीदिंग साउंड को सुनते हो, और ब्रीदिंग साउंड आपको कैसे सुनाई देती है, क्लियरली विद द हेल्प ऑफ ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन का क्या मतलब है, स्टेथोस्कोप की हेल्प से जब हम बॉडी के साउंड्स को सुनते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। ठीक है, Would the nurse expect to note in the client if excess fluid volume is present? देखो, पेशेंट को हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन है। फर्स्ट वन है पेशेंट को हार्ट फेलियर है, सेकंड कौन सी कंडीशन है, लास्ट में एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, हार्ट फेलियर है, इसकी वजह से पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, नीचे जितने भी आपके पास आंसर्स दिए हुए हैं ऑप्शन के अंदर, उसमें नर्स और क्या एक्सपेक्ट करेगी इन सारी सिचुएशंस के हिसाब से, वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है वेट लॉस एंड ड्राई स्किन। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम होता है, इसका हमको क्या टर्म से इसको हम डिनोट करते हैं, हाइपर वोलेमिया। क्या नाम से हम इसको डिनोट करते हैं, हाइपर वोलेमिया। ठीक है, हाइपर वोलेमिया का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब हाइपर जब वोलेमिया हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब सारे फ्लूइड को आपके कहाँ जाना पड़ेगा, आपके हार्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आपके हार्ट के अंदर वॉल्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, आपके आर्टरीज निकलती हैं, आपके अओर्टाज निकलते हैं। अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड हमारा कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। ठीक है, अब हार्ट में आएगा फ्लूइड तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, तो जो आपका अओर्टा के थ्रू जो फ्लूइड जो बाहर निकलता है वो क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा हार्ट ज़्यादा पंप करेगा और ज़्यादा फ्लूइड को बाहर निकालेगा, तो जो हमारी अओर्टा है, ठीक है, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, उस अओर्टा की या फिर जो बाकी हमारी आर्टरीज हैं उसकी वॉल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि मेनली जब भी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होता है, हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, उस वजह से हमारी जो आर्टरीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है, और इसकी वजह से हमें जो बीपी है वो क्या देखने को मिलता है,
इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। बीपी हमारा यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। और जो पल्स रेट है, पल्स रेट भी हमें क्या देखने को मिलेगी, हाई देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि हार्ट क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, ठीक है, उस फ्लूइड वॉल्यूम को एक्सक्रीट करवाने के लिए, ठीक है। तो अब ज़्यादा जल्दी पंप करेगा तो टैकीकार्डिया हमें देखने को मिलेगा। टैकीकार्डिया अगर देखने को मिलेगा तो आर्टरीज के अंदर जो फ्लूइड जा रहा है उसका प्रेशर भी हमारी आर्टरीज के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। बीपी भी हमें क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, क्या होती है, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो भी हमें क्या देखने को मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो फर्स्ट जो है वेट लॉस एंड ड्राई स्किन, इसका क्या मतलब है, देखो कभी भी हमें फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की वजह से क्या नहीं देखने को मिलता, वेट लॉस नहीं देखने को मिलता। क्या नहीं देखने को मिलता, वेट लॉस नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा होता है तो हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, एडिमा देखने को मिलता है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, जिस वजह से हमारा जो वेट लॉस नहीं, वेट गेन हमें देखने को मिलता है। और कभी भी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की वजह से ड्राई स्किन हमें देखने को नहीं मिलती। ये दोनों ही साइन जो हमारे इसमें बता रखे हैं, वेट लॉस और ड्राई स्किन, ये हमारे किस चीज़ से रिलेटेड हैं, ये हैं हमारे हाइपोवोलेमिया से रिलेटेड। कौन सी कंडीशन से रिलेटेड है, हमारे हाइपोवोलेमिया। जब भी हमारी बॉडी में फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो कम होती है, उसकी वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें ऑप्शन, वो है फ्लैट नेक एंड हैंड वेन्स एंड डिक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट। देखो ये भी हमारे किसके सिम्टम्स हैं, ये आपको देख के ही पता चल रहा है कि फ्लैट नेक वेन्स। देखो जब भी हमारी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होता है तो जो हमारी जो नेक की जो वेन्स हैं, जुगुलर वेन्स वगैरह हैं, वो कभी भी हमें फ्लैट नहीं देखने को मिलती, वो हमें डिस्टेंडेड या मतलब डायलेटेड देखने को मिलती हैं, ठीक है। हैंड की वेन्स भी हमें डायलेटेड देखने को मिलेंगी। और डिक्रीज यूरिन आउटपुट, अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है तो जो यूरिन आउटपुट है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है। अब हैंड की वेन्स और नेक की वेन्स भी हमें कभी भी फ्लैट नहीं देखने को मिलती। ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो भी आपके कौन सी कंडीशन के हैं, हाइपोवोलेमिया। ये जब भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की वॉल्यूम जो है वो कम होती है तब हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम फोर्थ देखते हैं, वीकनेस। तो इसके अंदर क्या है, जो फोर्थ जो ऑप्शन है इसमें हमारे पास देखो क्या है, वीकनेस एंड डिक्रीज सेंट्रल वीनस जो प्रेशर है। देखो सेंट्रल वीनस, देखो वीकनेस तो हमें अगर हमारी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है उस टाइम हमें वीकनेस तो देखने को मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर, कभी भी हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में हमें जो सेंट्रल वीनस जो प्रेशर है वो कभी भी हमें डिक्रीज देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन रेस्पिरेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर जब भी आपकी बॉडी में फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है तो आपके हार्ट को भी क्या करना पड़ता है, उस कंडीशन में ज़्यादा पंप करना पड़ता है। ज़्यादा पंप करने की वजह से टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा पंप करेगा तो ज़्यादा फ्लूइड जो है वो बाहर आएगा। ज़्यादा फ्लूइड बाहर आने की वजह से आर्टरीज की वॉल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और सिम्टम आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे बीपी इंक्रीज देखने को मिलेगा और आपकी रेस्पिरेटरी रेट भी क्या देखने को मिलेगी, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। समझ गए आप लोग। तो जो आपका जो इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट या फिर जो आप मान सकते हो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, थर्ड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, थर्ड जो ऑप्शन है वो इसमें वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो ये था हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। तो हम अब सेकंड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या है, The nurse reviews a client's record and determine that the client is at risk for developing a potassium deficit if which situation is documented। ठीक है, देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि कोई भी एक नर्स है, ठीक है, एक नर्स है जो रिव्यू कर रही है क्लाइंट का रिकॉर्ड, ठीक है। क्लाइंट का रिकॉर्ड मतलब क्लाइंट की जो जितने भी डाटा है उसको रिव्यू कर रही है और डिटरमाइन करती है कि क्लाइंट को किस चीज़ का रिस्क है, पोटेशियम डेफिशिएट का रिस्क है, ठीक है। पोटेशियम आपका एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर उसका इम्बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर होता है तो आपकी बॉडी में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती हैं, ठीक है। तो विच सिचुएशन इज डॉक्यूमेंटेड, उसको कौन से ऐसे ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से उसको लग सकता है कि पेशेंट के अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो देखो
वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है आपका सस्टेन्ड टिश्यू डैमेज, कि कोई भी टिश्यू डैमेज हो गया है, ठीक है। तो कभी भी आपको जो टिश्यू डैमेज की वजह से क्या नहीं देखने को मिलता, टिश्यू डैमेज में कभी भी आपको पोटेशियम की डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती। इसमें भी आपका उल्टा होता है, मोस्टली जो टिश्यू डैमेज में हमें हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, मतलब जो पोटेशियम का जो लेवल है वो हमें क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिक्वायर्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। अगर आपने किसी भी पेशेंट के अंदर नेजोगैस्ट्रिक सक्शन किया है, उस कंडीशन में आपका क्या देखने को मिलता है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ एडिसन डिजीज। देखो एडिसन डिजीज क्या होती है, देखो आपकी बॉडी में एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो आपकी किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, मेनली किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो एड्रिनल ग्लैंड अगर सफिशिएंट अमाउंट में कोर्टिसोल या एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन नहीं कर पाती, उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, एडिसन डिजीज देखने को मिलती है। तो आपका एडिसन डिजीज के अंदर भी हाइपोकैलेमिया नहीं, आपको जो पोटेशियम है उसका लेवल क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। और जो लास्ट वन है यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड का क्या है, जो यूरिक एसिड की जो नॉर्मल रेंज होती है वो हमारे पास होती है 2.7 से 8.5 mg/dl, ठीक है। ये हमारी यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज होती है 2.7 से 8.5 mg/dl, ठीक है। तो अब यूरिक एसिड का लेवल इसमें जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा दिखाया है हमारे पास। कितना यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल, मतलब यूरिक एसिड का लेवल इन्होंने बताया 9.4 mg/dl। तो ये क्या नॉर्मल है, नहीं, ये यूरिक एसिड का लेवल यहाँ क्या है, इंक्रीज है। अगर यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज है तो वो कभी भी हमें हाइपोकैलेमिया नहीं दिखाएगा, ये हमें क्या शो करता है, हाइपरकैलेमिया शो करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका हो गया। अब लास्ट वन है, वो है आपका रिक्वायर्ड नेजोगैस्ट्रिक मतलब सक्शन। जब भी आप किसी का नेजोगैस्ट्रिक सक्शन अगर आप लोग करते हो, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक अगर आप किसी का सक्शन करते हो, उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हो कि मेनली जो आपका, जैसे देखते हैं ये आप एक सेकेंड, जैसे आपकी ये है एलिमेंट्री कैनाल, ये आपका स्टमक है, नीचे आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब जो आपका फूड था वो वाया इसोफेगस आपका स्टमक में था और इंटेस्टाइन में था। अब जब भी आप नोज़ के थ्रू क्या करते हो, नोज़ के थ्रू जब भी आप किसी पेशेंट के अंदर सक्शन करते हो तो मेनली उसका गैस्ट्रिक कंटेंट, ठीक है, मेनली उसका कौन सा कंटेंट, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल कंटेंट को आप क्या करते हो, बाहर निकाल लेते हो। और जो गैस्ट्रिक जो और इंटेस्टाइनल जो कंटेंट होता है वो पोटेशियम रिच होता है। क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारा पोटेशियम होता है। अब आपने मतलब नोज़ के थ्रू सारे कंटेंट को कहाँ निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकाल लिया तो जो पोटेशियम जो था, जो हमारे गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट था, वो भी कहाँ आ गया, बाहर आ गया। और इसी सिचुएशन में नर्स को क्या देखने को मिल सकता है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नर्स एक क्लाइंट का रिकॉर्ड रिव्यू कर रही थी, उसमें उसको लगा कि पेशेंट को पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। कौन सा ऐसा ऑप्शन था जिसमें डेफिशिएंसी होने के जो चांसेस हमारे पास थे वो सबसे ज़्यादा थे, तो वो हमारा जो कौन सा ऑप्शन है, रिक्वायर्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। अगर पेशेंट का नेजोगैस्ट्रिक सक्शन किया तो पेशेंट को कौन सी कंडीशन हमारे पास हो सकती है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये था हमारा सेकेंड MCQ। नेक्स्ट है थर्ड, डिस्कस करते हैं। नर्स क्या है, रिव्यू करती है क्लाइंट के इलेक्ट्रोलाइट जो रिपोर्ट है उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मेनली आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये इसमें हमारा है, देखो नर्स क्या रिव्यू कर रही है, इलेक्ट्रोलाइट लेबोरेटरी रिपोर्ट। इसमें मेन जो फोकस करने की बात है कि पोटेशियम का जो लेवल है वो हमारे पास इन्होंने कितना बताया है, 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। उसने इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल चेक किया और उसको जो पोटेशियम का लेवल है वो कितना दिखाई दिया, 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। विच पैटर्न वुड द नर्स वॉच फॉर एन ECG एज अ रिजल्ट ऑफ द लेबोरेटरी वैल्यू, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ठीक है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा
कि हमें जो जितने भी करेक्ट आंसर्स हैं उन सबको हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई एक नहीं चूज करना, आपका ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में बताया है, सेलेक्ट कर सकते हो जितने भी आपको राइट लगते हैं इसमें वो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, इसमें हमें क्या चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी, ईसीजी डिस्कस करनी पड़ेगी। क्या चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी, ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कि अगर पोटेशियम का लेवल की वजह से आपके हार्ट के फंक्शंस पे क्या क्या फर्क पड़ सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ईसीजी वैसे नॉर्मली आती होगी कि आपकी ईसीजी के अंदर आपकी पी वेव होती है, ठीक है। पी वेव के बाद क्यूआरएक्स आपका कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। आपकी एक सेकेंड देखो, आपकी पी वेव होती है, ठीक है, आपका क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स होता है, टी वेव होती है, यू वेव होती है। यू वेव हमारी अगर प्रेजेंट भी होती है तो शैलो प्रेजेंट होती है, नॉर्मल ईसीजी की बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी में हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया की बात हो रही है तो हमें कौन सी ईसीजी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेनली आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, जब भी आप अगर आपसे पोटेशियम की ईसीजी पूछी जाती है तो देखो, आप देखना शुरू करो, पी वेव हो गई हमारी, ठीक है, ये हमारा क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। मेनली आप देखोगे टी वेव, क्या देखोगे, टी वेव, नॉर्मली हमारी टी वेव प्रेजेंट होती है, ठीक है। और प्रोमिनेंट यू वेव, देखो नॉर्मल जो मैंने आपको ईसीजी बताई, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यूआरएक्स है, ठीक है, टी है, ये यू है। देखो ये मैं मतलब ये ईसीजी की आप जो मैंने बनाई है इस पर थोड़ा फोकस नहीं करो, वैसे जो मैं बता रही हूँ आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे उल्टा सीधा बन गया है। देखो पी वेव, इसमें जो पी वेव होती है, ठीक है, वो स्लाइटली आपको पीक्ड भी देखने को मिल सकती है हाइपोकैलेमिया के अंदर, ठीक है, और स्लाइटली थोड़ी सी प्रोलोंग्ड भी देखने को मिलती है। उसमें हमें ऐसे देखने को मिलती है, इसमें थोड़ा सा प्रोलोंग्ड हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो मेन डिफरेंस आपको देखना है वो आपको देखना है टी वेव के अंदर, किसके अंदर, टी वेव और यू वेव के अंदर, ठीक है। जब चाहे आपसे हाइपोकैलेमिया की पूछे चाहे आप हाइपरकैलेमिया की पूछे, आप इन दोनों वेव को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन सी सिचुएशन पूछ रहा है, हाइपो पूछ रहा है या हाइपर पूछ रहा है, ठीक है। तो मेनली अगर आपकी बॉडी में कंडीशन है हाइपोकैलेमिया की, तो जो आपको टी वेव है वो शैलो देखने को मिलेगी और जो यू वेव है वो आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या देखने को मिलेगी, हाइपोकैलेमिया के अंदर आपको यू वेव क्या देखने को मिलेगी, प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी, और टी वेव आपको थोड़ी सी डिक्रीज या शैलो देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इसका अपोजिट हम बात करें हाइपरकैलेमिया की, ठीक है, इसमें जो आपका टी वेव होती है, देखो इसमें आपको यू वेव बड़ी सी नजर आ रही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हाइपरकैलेमिया में, उसमें जो टी वेव होती है उसका आपको एक पीक नजर आता है, ठीक है। मेनली आपकी जो ईसीजी है, जो मतलब हाइपरकैलेमिया की जो ईसीजी होती है, मेनली हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं पीक टी वेव से, ठीक है। पीक टी वेव आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको पीक देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो एसटी सेगमेंट है आपका, ये एसटी सेगमेंट है, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग कि क्या देखने को मिलेगा मेनली। तो अब हम बात करते हैं कौन से की, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। मेनली देखो, फर्स्ट मैंने आपको बताया हाइपोकैलेमिया के अंदर आपको मेनली किन किन वेव्स पे फोकस करना है, एक टी वेव पे फोकस करना है, एक यू वेव पे फोकस करना है। टी वेव आपको शैलो देखने को मिलेगी, ठीक है, और यू वेव आपको क्या देखने को मिलेगी, प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी। तो इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, यू वेव। देखो यू वेव वैसे हमारी नॉर्मल में प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, लेकिन यहाँ यू वेव अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है एब्सेंट पी वेव। तो कहीं भी मैंने बताया कि पी वेव जो वो एब्सेंट होगी, नहीं, ऐसा मैंने नहीं बताया। मैंने आपको सिर्फ बताया कि पी वेव हमारी क्या हो जाती है, प्रोलोंग्ड हमें देखने को मिलती है, थोड़ी सी आपको ऐसे प्रोलोंग्ड देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड टी वेव। देखो टी वेव का मैंने बताया कि मेनली दो ही आपको उस पर फोकस करना है, शैलो या इन्वर्टेड टी वेव आपको क्या करने को देखने को मिल सकती है, किसके अंदर, हाइपोकैलेमिया के अंदर। अगर इसका अपोजिट आपसे पूछा जाए क्या, कि हाइपरकैलेमिया के अंदर आपको टी वेव का क्या नजर आता है, उसमें पीक नजर आता है, टी वेव की पीक से आप आइडेंटिफाई करते हो हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट। ये भी मैंने आपको बताया कि जो आपका एसटी सेगमेंट है वो मेनली आपको क्या देखने को मिलता है, डिप्रेस्ड देखने को मिलता है, ठीक है, डिप्रेस्ड, ठीक है।
नेक्स्ट है वाइडेंड क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। क्या मैंने आपको कहीं पे भी बताया कि क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स पे भी इसका कोई डिफरेंस पड़ता है? नहीं। जब भी आप हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया की ईसीजी देखते हो उसमें क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। मेनली अगर हम बात करें तो हाइपरकैलेमिया के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा सा वाइड देखने को मिलता है, लेकिन हाइपोकैलेमिया के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड एमसीक्यू। इसमें आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो आप कमेंट करके मुझे आंसर करेंगी कि जो पोटेशियम जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? कब हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी के जो पोटेशियम लेवल है वो नॉर्मल है? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो है, देखो 3 एमसीक्यू अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट इन एमसीक्यूज में लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस पूरे पीडीएफ चाहिए, मतलब ये सारे एमसीक्यू के अगर आप पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोटेशियम क्लोराइड। फिर से आपसे पोटेशियम के बारे में कुछ कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं और आप याद रखिए कि कमेंट में आपको बताना है पोटेशियम की नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में कितनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया, तो आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है। देखो, पोटेशियम क्लोराइड इंट्रावेनसली इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर एक्सपीरियंसिंग हाइपोकैलेमिया। अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं हाइपोकैलेमिया के बारे में, ठीक है। तो हाइपोकैलेमिया हमारा होता क्या है? हमारी बॉडी में अगर पोटेशियम का जो लेवल है, ठीक है, पोटेशियम का लेवल अगर डिक्रीज हो जाता है, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी में कौन सी दिक्कत हो गई है? हाइपोकैलेमिया हो गया है। विच एक्शन वुड द नर्स टेक टू प्लान फॉर द प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम? कि पोटेशियम को एडमिनिस्टर करने के लिए नर्स को कौन कौन सी प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ेगी? इसमें आपको एक तो मैं आपको बता देती हूँ जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है, कि आपका कभी भी जब भी आप किसी पेशेंट को पोटेशियम देते हो कभी भी उसको आप आईवी पुश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आपने किसी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अगर पोटेशियम को आईवी पुश कर दिया, सडनली हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा और वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए किसी भी पेशेंट को आईवी क्या नहीं देते? बोलस नहीं देते, रैपिडली पुश नहीं करते। समझ गए आप लोग? तो इसमें देखते हैं वन बाय वन नर्स क्या क्या करेगी। फर्स्ट है ऑब्टेन एन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन पंप। देखो, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आपको क्या नहीं यूज करना? बोलस आईवी नहीं देना, रैपिडली पुश नहीं करना। अगर आपको रैपिडली पुश नहीं करना तो आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? आईवी इन्फ्यूजन पंप की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, नर्स क्या यूज करेगी? एक इन्फ्यूजन पंप को यूज करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब पोटेशियम क्लोराइड आप दे रहे हो, ठीक है, तो आपको यूरिन आउटपुट क्यों मेजर करना पड़ेगा? देखो, आपका बॉडी में 2 इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं मेनली, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, ठीक है। अब जब आप किसी बॉडी में सोडियम जब इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी में फ्लूइड का क्या करता है? वो रिटेंशन करवाता है, ठीक है, बॉडी में फ्लूइड को इंक्रीज करवाता है, आउटपुट को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। अब जब भी आप पोटेशियम दे रहे हो तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली सोडियम का थोड़ा बहुत लेवल पे डिफरेंस आएगा, तो ठीक है। तो आपने यूरिन आउटपुट को भी क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा। सोडियम कम हो रहा है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो सकता है जब भी आप पोटेशियम देते हो, उस वजह से, ठीक है। तो आपका पोटेशियम की वजह से आपको यूरिन आउटपुट क्या देखने को मिलेगा? मोस्टली ज़्यादा देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको इसका ये जो मैकेनिज्म था वो भी समझ आया होगा। देखो, मैंने आपको बताया आपकी बॉडी में कितने इलेक्ट्रोलाइट्स काम करते हैं, मेनली 2 इलेक्ट्रोलाइट्स काम करते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। अब सोडियम जो है वो जो वाटर का रिटेंशन करवाता है जिससे यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है। अगर आप पोटेशियम दे रहे हो तो वो वाटर का क्या करवाएगा? एक्सक्रीशन करवाएगा। तो यूरिन आउटपुट जो है वो मेनली आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये हाइयर यूरिन वॉल्यूम में हमें देखने को मिलेगी, इसलिए हम क्या मेजर करेंगे? यूरिन आउटपुट को मेजर करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रिपेयर द मेडिकेशन फॉर बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फर्स्ट में कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में पोटेशियम आप बोलस नहीं देते, कभी भी आईवी पुश नहीं करते। अगर आपने ऐसा कर दिया तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पेशेंट को डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हम नहीं करेंगे,
ठीक है, नर्स ये काम तो नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटर द आईवी साइट फॉर साइन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस। देखो, अगर आप किसी भी पेशेंट के अंदर इन्फ्यूजन पंप या फिर आईवी साइट का यूज़ कर रहे हो कोई भी मेडिसिन देने के लिए, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप आईवी साइट को चेक करोगे, वहाँ पे कोई भी साइन इन्फिल्ट्रेशन का, क्या वहाँ पे आपका जो भी आपने कैनुला वगैरह यूज़ किया है वो आउट तो नहीं हो गया, इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो गया, आप जो फ्लूइड दे रहे हो कहीं वो टिश्यूज़ के अंदर तो नहीं जाने लग गया, वेन्स का इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गया। फ्लेबाइटिस हमारा क्या होता है, वेन्स का इन्फ्लामेशन, इन्फिल्ट्रेशन आपका होता है, जो भी आप फ्लूइड दे रहे थे वो आपके आउटसाइड टिश्यूज़ में क्या होना शुरू हो गया, लीक होना शुरू हो गया है, और उस साइड पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एडिमा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंश्योर दैट द मेडिसिन इज डायल्यूटेड इन द अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ फ्लूइड। अब आपको देखो, जब भी आप कोई फ्लूइड है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि वो आपने क्या नहीं करना, आईवी बोलस तो आपने नहीं देना, उसमें प्रॉपर एक डाइल्यूएंट यूज़ करना है, ठीक है। तो अब ये भी एक ऑब्वियस सी बात है, नर्स ये काम भी तो करेगी। नर्स क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली अप्रोप्रिएट जो फ्लूइड था उसमें वो डाइल्यूट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑप्शंस। तो ये आई होप कि आपको समझ आया होगा, जैसे कि मैंने इसमें आपके साथ डिस्कस किया है कि पोटेशियम को आप कैसे देते हो। मेनली अगर हमें किसी भी बॉडी के अंदर पोटेशियम क्लोराइड देना है, वो आप कैसे, नर्स क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेगी जब वो पोटेशियम क्लोराइड पेशेंट को एडमिनिस्टर करेगी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये थे आपके ऑप्शंस। मेनली इसमें हमारा एक ही ऑप्शन एलिमिनेट किया है हमने कि कभी भी नर्स उसको बोलस एडमिनिस्टर नहीं करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर। देखो, इसमें आपकी एक ये कंडीशन दी हुई है, एक सेकेंड, एक कंडीशन आपकी दी हुई है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, क्या होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, बताओ। ठीक है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ये मोस्टली हमें पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर हम इसको बहुत ही कॉमनली पढ़ते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस को। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, क्या होती है हमारी इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन हमारी क्या करती है, एक एंजाइम सीक्रेट करती है, और वो एंजाइम हमारा कौन सा होता है, लैक्टेज। ठीक है, अब वो जो लैक्टेज एंजाइम होता है वो हमारी बॉडी में किसका ब्रेक डाउन करता है या किसको डाइजेस्ट करवाता है, मिल्क को। ठीक है, अब जिसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दैट मीन्स क्या है, उसकी बॉडी में इंटेस्टाइन कौन सा एंजाइम सीक्रेट नहीं कर रही, लैक्टेज नहीं सीक्रेट कर रही है, और जो मिल्क का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब पेशेंट को कौन सी कंडीशन है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ठीक है, अब देखो, फॉर अ सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इन द क्लाइंट। मेनली जो हमारा टॉपिक है आज का वो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस जो एमसीक्यू हमने जो डिस्कस करे हैं, मेनली हमने इलेक्ट्रोलाइट्स ही डिस्कस करे हैं। इससे पहले वाले में हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मेनली डिस्कस कर लिया, ईसीजी भी उसकी देख ली है। ठीक है, कैसे हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे वो भी हमने देख लिया है। इसमें हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट आया है, वो आया है हमारा कैल्शियम। तो जब भी अगर किसी पेशेंट को लैक्टोज ही इंटॉलरेंस है, मतलब वो मिल्क को ही उसको एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम है, मिल्क से ही उसको प्रॉब्लम है, मिल्क में ही हमारा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, मेनली कैल्शियम होता है। ठीक है, अब क्या उसकी बॉडी में वो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट है आपका जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसमें आपको मेनली कौन से इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब इसमें नर्स ने क्या एक्सपेक्ट करेगी, मतलब नीचे जो जितने भी हमारे एमसीक्यूज हैं कि हाइपोकैल्सीमिया के अकॉर्डिंग कौन सा साइन एंड सिम्टम हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो, अब इसके अंदर क्या है कि जो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होता है। ठीक है, आप वो कमेंट करके मुझे बताओगे। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्वीचिंग। ठीक है, ट्वीचिंग का क्या होता है, सडन मसल्स स्पाज्म। अगर आपकी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं, इसमें आपका मेनली कौन सा आयन वर्क करता है, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम से ही आपकी बॉडी में जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड रहता है। ठीक है, अगर बॉडी में कैल्शियम की ही डेफिशिएंसी हो गई तो हमें क्या ट्वीचिंग देखने को मिलेगा, आप लोग बताओ। सडन मसल्स के अंदर स्पाज्म आ सकता है क्या, ये सही है, मतलब इसका वो है ऑप्शन है, तो ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है हाइपो एक्टिव बावल साउंड्स। ठीक है, हाइपो एक्टिव नहीं इसमें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाइपर मतलब जो आपका कैल्शियम का जब लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो ठीक है, आपको हाइपर एक्टिव जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है,
देखो इसमें नेगेटिव ट्राउजिक साइन मेनली। अब आपके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है, ठीक है, तो आपको दो साइन देखने को मिलते हैं। कौन से साइन देखने को मिलते हैं? एक है आपका ट्राउजिक साइन, नेक्स्ट है आपका चौस्टक साइन। ठीक है, कितने साइन आपको देखने को मिलते हैं? दो साइन आपको देखने को मिलते हैं, ट्राउजिक साइन और चौस्टक साइन। इसने बोला है नेगेटिव नहीं, कभी भी हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन में चौस्टक साइन और नेगेटिव साइन आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस नहीं, ऐसा भी नहीं होता। हमें जितने भी हमारे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो हमें क्या देखने को मिलते हैं? हाइपर एक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम और साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? हाइपोकैल्शियमिया के अंदर हमें जो न्यूरोमस्कुलर जो एक्साइटेबिलिटी है, जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, टिटैनी, सीजर्स, एंजाइटी, ठीक है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और कभी भी हाइपो एक्टिव बाउल साउंड्स नहीं होती, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स हमें हाइपोकैल्शियमिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। ठीक है, और ट्विचिंग मैंने बता दिया कि आपका सडन मसल्स का स्पाज्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ही आपका राइट ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज। ठीक है, तो आप ये अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।